नमस्कार और वेलकम बैक। मेरा सिंपल क्वेश्चन एक है कि कल मैंने देखा जितने सनातनी हैं, जितने नेशनलिस्ट हैं, वो सारे मायूस थे कि हमारी गवर्नमेंट ने झुक क्यों गए। और लोगों ने सिंपल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, क्या इतना आसान है मोदी जी को झुकाना? ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर आज पकड़ते हैं कि इतना बड़ा कांड हमारा हो कैसे गया। कॉकरोचों के सामने मोदी जी झुक गए, जो ना पाकिस्तान के, ना अमेरिका के, ना किसी दुनिया के प्रेशर के सामने वो झुकने वाला आदमी नहीं है। एक कॉकरोचों के सामने वो झुक कैसे कैसे सकता है? ये मुद्दा है जिसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे हमारे ग्रेट अविनीश जी से। बहुत देर के बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे आज टाइम दिया है, आज इनको छोड़ना नहीं है। अविनीश जी, जय सिया राम। जय जय श्री राम सुमित जी, प्रणाम। सभी दर्शकों को भी राम राम जी। सर, क्या मोदी जी को झुकाना इतना आसान था कि कॉकरोच आए और मोदी जी झुक गए? बिल्कुल। मुझे दो लाइनों से शुरुआत करने दीजिए। खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। ये दो लाइनें मैंने सुमित जी इसलिए बताई हैं कि क्या ये एक ब्लडी कॉकरोच थे, केवल सिंपल कॉकरोच थे, ब्लडी कॉकरोच थे? ये थे कौन? और मैं क्षमा मांग रहा हूं, मैंने गलत शब्द दो बार बोला, थे नहीं, ये हैं कौन? पहले इसकी पहचान करेंगे, फिर पता लग जाएगा कि किसान बिल पर मोदी क्यों झुके और यहां पर झुकते हुए क्यों नजर आए। लेकिन क्या किसान आंदोलन में मोदी झुके? किसान बिल वापस लेने के बाद किसानों के नाम पर खड़ा गया ये पूरा तमाशा। यहां किसान शब्द को दर्शक पकड़ें। किसान, जीवन को पालने वाला। हमारे भारतीय संस्कृति में किसान या भारतीय समाज में, जो कि भावुक समाज है, उसमें किसान शब्द अन्नदाता, यानी उस किसान शब्द को पकड़ा गया था और उसके नाम पर एक आंदोलन, जो कि पूरी तरीके से अलगाववादी तत्वों द्वारा खड़ा था, प्रायोजित था, जिसमें लोकल रिसोर्स उन्होंने कैसे हायर किया था। क्योंकि हर किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, अगर वो मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है, तो बड़ा आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपनियां क्या करती हैं? विदेशी कंपनी है, एक लोकल एलआई, लोकल पार्टनर खोजती है, लोकल बिजनेस पार्टनर, लोकल रिसोर्स। किसान वॉज द कॉन्सेप्ट, लोकल रिसोर्स मंडी माफिया और दलाल जो कि इस सिस्टम के हैं, और उनके जरिए एक नंबर लाना और नंबर लाके रेजिम चेंज की तरफ आगे बढ़ना। वो किसान आंदोलन नहीं था। इसलिए हमारे एजेंसियों के इनपुट पर मोदी जी ने वो अचानक रातों रात फैसला लिया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था जहां से यह पूरा मामला अरब स्प्रिंग, बांग्लादेश या नेपाल से पहले नेपाल जैसा हो जाता। ये प्रयास था। अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा, हम लोग 15, 18, 20 मिनट इसकी बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत प्रिसाइजली समझने की आवश्यकता है। रोज गुस्सा सब में। अब जरा वापस ले आइए इस समय, आज के इस काकरोच पन्ने को। यहां पर एक एलिमेंट क्या पकड़ा गया? शब्द छात्र, स्टूडेंट्स। भारतीय समाज में, हमारे समाज में, जहां की पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा देश है, युवा आबादी है, वहां पहले हमारी कल्चर को पकड़ते हुए किसान पकड़ा गया और इस बार छात्र पकड़ा गया, स्टूडेंट पकड़ा गया। उसके नाम पर यह पूरी चीज शुरू हुई। पहले दिन से आप मुझे ये बताएं कि नीट का पेपर लीक हुआ, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस के रिजिम में कितने पेपर लीक हुए, क्या हुआ, कैसा हुआ, लेकिन विश्व में कहीं भी इतने बड़ी संख्या में जहां परीक्षार्थी बैठते हों, 40 दिन के अंदर उस रद्द हुई परीक्षा को दोबारा करा के रिजल्ट दे दें। और इस समय जब दर्शक वीडियो देख रहे हैं, हमारे वो बच्चे जो वाकई सफल हुए नीट में, दोबारा परीक्षा में, वो इस समय काउंसलिंग करा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, एंजॉय कर रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। ये उदाहरण कहीं नहीं मिलता। लेकिन अगर नीट के बच्चों के लिए पेपर लीक के लिए होता तो उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था, जैसे ही रिजल्ट आ गया परीक्षा दोबारा हो गई। लेकिन नहीं। तो क्या ये वाकई में छात्रों के लिए आंदोलन था? नहीं था। क्या वाकई उसमें छात्र शामिल थे? नहीं थे। अब लोग कहेंगे कि अगर ऐसा था और यही सब करना था,
तो 1 महीने के लगभग ये पूरा जलसा चलने क्यों दिया गया? कारण उसका एक और हो रहा है, इसको जरा विशुद्ध राजनीति समझने की आवश्यकता है। भावुक होकर समझेंगे तो राजनीति नहीं समझ में आएगी। प्रेशर कुकर फैक्ट, वो जो एक इफेक्ट होता है, मोदी सरकार यह जानती है कि वाकई में छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि सरकार ने तो पेपर लीक नहीं किया ना, पेपर लीक तो पेरेंट्स ने किया, कोचिंग माफियाओं ने किया, वो तो जेल में है। लेकिन आज इस कंफ्यूजन के दौर में, जबकि एक ऐसा नाकारा विपक्ष आपके साथ सामने हो, सरकार यह जानती थी कि बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा, आमर्श, असंतोष पेपर लीक के खिलाफ वो लोगों में है। अब वो प्रेशर जो बिल्ड हुआ उसको निकलना था, कहीं ना कहीं निकलना था। उसको निकालने की सहूलियत सरकार ने दी और बड़े आराम से दी। अब लोग पूछेंगे फिर हुड़दंगियों को क्यों नहीं कंट्रोल किया? अब इसकी तैयारी आप देख लीजिए, मैं 2 उदाहरण मात्र दूंगा। फेशियल रिकॉग्निशन पैटर्न और इस तरह की तैनाती, जिसमें आज एक एक दंगाई, एक एक उसके सारी चीजें निकल के सामने है। और केवल दिल्ली में नहीं, दिल्ली पुलिस ने सिर्फ ये नहीं किया। मैं दूर बिहार, जिसके बारे में परसेप्शन है कि साहब बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है, उसके राजधानी पटना की भी मैं बात नहीं कर रहा समीर जी, मैं दरभंगा जैसे एक शहर की बात कर रहा हूं, जहां पर चूंकि डेमोग्राफी वहां बदली जा चुकी है और नीट का ये छात्रों का आंदोलन था नहीं, तो मजहबी वहां इकट्ठे हुए, हुड़दंग हुआ। और बिहार में पटना से ज्यादा दरभंगा जैसी जगह में हुड़दंग हुआ। लेकिन वहां दरभंगा की बिहार पुलिस के पास भी ये सारे इंतजाम थे और इस समय पोस्टर्स लगे हुए हैं, जारी हो चुके हैं, जिसमें हुड़दंगियों के नाम हैं, उनके पते हैं, सारा कुछ। यानी सरकार एक तरफ प्रेशर कुकर को और ज्यादा बिल्ड होने दे रही थी, प्रेशर निकलने दे रही थी, लेकिन अराजकता करने वालों की सारी पहचान सिर्फ लाठी चलाते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, लठ बजाते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अदालतों में इनके खिलाफ कैसे लठ बजाया जा सकता है, उसका इंतजाम पुलिस पहले कर रही थी, करके बैठी थी, दिल्ली से लेके दरभंगा तक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेके और किसी भी और प्रदेश की शहर तक पुलिस तैयार थी। और यही कारण है कि इन काकरोचों की दूसरी डिमांड क्या थी कि साहब आपने तो इतनी तगड़ी तैयारी कर रखी है कि जितने एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और जितने दर्ज होंगे उन सबको वापस लीजिए। ये ब्लैकमेलिंग नहीं थी, ये पुलिस और सरकार की तैयारी के साथ कि हम तुम्हें तुम्हारा प्रेशर निकालने देंगे। हमने नीट की परीक्षा करा के अपने सफल छात्रों को उनके मेडिकल कॉलेजेस तक भेजने की, एंजॉय करने की इंतजाम हमने कर दिया है। लेकिन तुम जिस उद्देश्य से बैठे हो, उस उद्देश्य में हम तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। और ये प्रेशर पॉइंट था कि कालिया अब तेरा क्या होगा, हमारे पास सब कुछ है। और तब जाके ये समझौता हुआ है और सरकार ने कहा ठीक है, हमारी जेलों में कौन सी जगह, हमें बिरयानी थोड़ी नहीं खिलानी है, केसेस वापस ले लेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ एक डेवलपमेंट और है, अभी निराश ना हो कि अरे भाई साहब ऐसे तो कोई भी हुड़दंग करके उसके बाद में माफ करवा लेगा अपने आप को। कल दिल्ली हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है साहब, एक एनजीओ, हर चीज सरकार नहीं करती, कुछ और लोग भी करते हैं। एक एनजीओ गई, उसने कहा कि जितने भी नुकसान संपत्तियों को हुए हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को हुए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को हुई है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हुई है, सीसीटीवी कैमरेज तोड़े गए हैं, ट्रैफिक लाइट्स तोड़ी गई हैं, कारें तोड़ी गई हैं, उन सब के खिलाफ हमें एफआईआर करानी है। और आप आदेश कीजिए, कोर्ट को कहा कि आप आदेश करिए कि दिल्ली पुलिस, चूंकि हम एनजीओ, हमारे पास वो फुटेज नहीं है, हमारे पास वो फेस रिकॉग्निशन वाली चीजें नहीं है, दिल्ली पुलिस के पास है, आप उनका इस्तेमाल हमारे केस के लिए, और उससे वो पड़ताल करे। और दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया। अब जजमेंट क्या आया? कल ये जब सारा तमाशा हो रहा था उसी के बीच में जजमेंट क्या आया दिल्ली हाईकोर्ट का? उन्होंने कहा कि यस, हम आपकी याचिका स्वीकार करते हैं, जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज की गई हैं इस सारे दौरान, उसकी रिकवरी, सुनिएगा, किसी ट्रैफिक लाइट को तोड़ने की सजा फांसी नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो 10,777 रुपए की कीमत का है तो वो वसूला जा सकता है। और दिल्ली
हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि दिल्ली पुलिस पार्टी इसमें है, जितने ऐसी शिकायतें हैं उसको यहां पर लाया जाए, उनकी पहचान कराई जाए ताकि उनसे पैसे वसूले जाएं। अब इन गुंडे मवालियों के घरों में जब वो नोटिसेस जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पुलिस की नहीं जाएगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, कि तुम्हारे लड़के ने मोटरसाइकिल पर बैठ के सीसीटीवी कैमरा उठा के ले गए जिसकी कीमत 27,775 रुपए है, इसका भुगतान करो अदरवाइज तुम्हारी कुर्की की जाए। ये व्यवस्था साथ में। अब आते हैं नरेंद्र मोदी सरकार क्यों झुकी, जरा अब 2 मिनट दर्शक गंभीरता से सुने। और एक क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आप सारे डॉट्स को जोड़िए, आपको पता लग जाएगा कि क्यों मोदी सरकार को झुक जाना चाहिए था। आप खुद कहेंगे कि यस, कल जो हुआ सरकार द्वारा वही जरूरी था। साहब, मोदी ने सिर्फ अपनी सरकार नहीं बचाई, मोदी ने देश बचाया है। कल कैसे बचाया है आप जरा याद कीजिए कि आईबी ने प्रधानमंत्री को एक इनपुट दिया, और इनपुट ये दिया कि वीकेंड में, सैटरडे संडे, आप ध्यान दीजिएगा, वीकेंड में यह पूरी तैयारी थी कि 3-4 छात्र जैसे दिखने वाले लड़कों को आत्मदाह करके जला देने का पूरा प्लान तैयार। ये सैटरडे को होना था, और इसीलिए आप याद कीजिए सौरभ दास और बाकी लोगों ने जब नड्डा साहब से इन सबों की मुलाकात हुई, इन्होंने मंडे तक का समय नहीं दिया था, इन्होंने फ्राइडे को मुलाकात की और कहा सैटरडे दोपहर तक हमको आपका जवाब चाहिए। कारण यह कि सैटरडे दोपहर तक इनको जवाब लेकर अपने उस प्लान को एक्टिवेट कर देना था। नड्डा के जरिए सरकार ने इनको अपने ट्रैप में फंसाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमसे बात कर रहे हैं और हम तुरंत बता रहे हैं। इस बीच में उसी रात प्रधानमंत्री रात के 12 बजे लाइव आए। 2 मिनट 42 सेकंड उन्होंने लाइव अपने छात्रों से बात किया। किससे बात किया? उन बच्चों से जिनमें से नीट परीक्षा को दोबारा पास करके वो लड़के अपने कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं। उनको उन्हीं के अंदाज में बात किया, हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। और यह चिंता जाहिर करके जब 24 घंटे में उस एक वीडियो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 30 करोड़ 30 लाख व्यूज उसको आ गए। इसका अर्थ यह है कि वह 30 करोड़ 30 लाख में से अगर 50% भी भारत का जेन्युइन जेनजी था तो उसने अपने प्रधानमंत्री की बात सुनी और उनसे कनेक्ट हो गया। पहला, उन्होंने पॉजिटिव छात्रों को और दंगाइयों को अलग किया उस 2 मिनट 42 सेकंड में। जो पॉजिटिव छात्र थे, जो छात्र हैं, छात्र रहेंगे, आगे और भी आएंगे, उनसे इन दंगाइयों को अलग किया। रात होते होते ये प्रेशर रिलीज हुआ, सैटरडे का दिन बीता, और अब संडे को वीकेंड पर जो हिंसा फैलानी थी, जिनमें बच्चों को आत्मदाह, आप याद कीजिए इससे पहले एक छात्र आंदोलन हो चुका है, रिजर्वेशन, स्टॉप रिजर्वेशन, जब मंडल कमीशन आया था, आत्मदाह की वो एक घटना आप सबको याद होगी। जो अभी नए दर्शक है उनको नहीं याद होगी। आप जरा गूगल करके देखिए किस तरीके से वो सारा आंदोलन खड़ा हुआ था। एक छात्र ने स्वतः स्फूर्त, हालांकि वो आत्मदाह था, उसमें किसी साजिश का मामला नहीं था, लेकिन उसी पैटर्न को फॉलो करना, इतिहास से आप एलिमेंट उठा के ले आना, क्योंकि इसके पीछे एक और है। मैं जरा ये क्रोनोलॉजी खत्म कर दूं, इसके बाद मैं इतिहास से इसको जोड़ता हूं। अब फैसला लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पर उन्होंने कहा कि आपको सैटरडे दोपहर तक का समय है। तब तक इस्तीफा नहीं हुआ। उससे पहले प्रधानमंत्री रात में आते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसके बाद अगले दिन थैंक्स गिविंग करते हैं। थैंक्स गिविंग इसलिए कि वो समझ गए थे कि उन्होंने छात्रों को और गुंडों को, मवालियों को, विदेशी पेरोल पर आ रहे भारत में दंगाइयों को, दोनों को अलग कर दिया है। अलग होने के बाद फिर यह पूरा मामला आ जाता है टाइम गेम पर, और टाइम गेम करने के बाद प्रधानमंत्री ने थैंक्स गिविंग के तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान को बोला इस्तीफा दे दो, रेजिग्नेशन बना लिया। पहले दंगाइयों को अलग किया छात्रों से, उसके बाद उनकी चिंता को एक्सेप्ट किया, परीक्षा पहले ही करा चुके, इस्तीफा एक
बाकी था तो खुद पहले आए, उसके बाद इस्तीफा ले लिया। इस तरीके से इस पूरे गेम को सेटल कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसमें झुकने वाली बात आती है, अगर 2 कदम वापस न लेते तो क्या होता, इस कॉन्सिक्वेंसेस पर जरा बात कर ली जाए तो हम तमाम राष्ट्रवादियों को इस बात की महक आ जाएगी कि मोदी ने सरकार नहीं, मोदी ने अपनी कमर झुका के, अपनी कलम झुका के इस देश को कैसे बचाया है। ले चलता हूं 70s में एक छात्र आंदोलन और हुआ था जिसको हम जेपी का आंदोलन कहते हैं। लेकिन क्या वो जेपी के आंदोलन से शुरू हुआ था? क्या उसमें जेपी ने शुरुआत की थी? जेपी तो बिहार में एक्टिव थे, लेकिन ये आंदोलन शुरू हुआ था कहां से? गुजरात से। चिमन भाई मेहता, अगर मैं नाम भूल रहा हूं तो दर्शक उसको करेक्ट कर देंगे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। शुरुआत एक छोटे से कारण से हुई थी। जेन्युइन आंदोलन कैसे शुरू होते हैं और षड्यंत्र कैसे शुरू होते हैं, इन दोनों का फर्क बताता हूं। हॉस्टल के मेस की फीस 70s में कितनी रही होगी? 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, ऐसे ही कुछ था। हॉस्टल की मेस की फीस थोड़ी सी बढ़ा दी गई। छात्र आंदोलित हुए, उन्होंने कहा कि ये मेस फीस नहीं बढ़नी चाहिए। कांग्रेस की वहां पर रिजीम थी, सरकार थी, उन्होंने लाठीचार्ज कराया, प्रताड़ित किया और आगजनी हुई, हिंसा हुई। वो इस्तीफे पर अड़ गए, नहीं हुआ इस्तीफा, नहीं दिया। इंदिरा प्रधानमंत्री थी। छात्रों ने उस बर्बरता के बाद जेपी से मदद मांगी और कहा आप हमारे आंदोलन को लीड कीजिए, और तब वह छात्र आंदोलन उठ के बिहार आया और बिहार से जब वो बिल्डअप हुआ तो उसने भूमिका बनाई इंदिरा सरकार को इमरजेंसी लगाने, और इमरजेंसी लगाने के बाद रिजीम चेंज हुआ ना। आपके यहां एक रिजीम चेंज हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल रिजीम चेंज ऑपरेशन था जनता के द्वारा। लेकिन जब कोई षड्यंत्रकारी यह काम करता है तो वो देखता है कि इस देश में किस तरह की चीजें करने से क्या हो चुका है और रिजल्ट कैसे हासिल किया गया है, तो इस बार उसको मैन्युफैक्चर करने का प्रयास किया गया। चूंकि ये मैन्युफैक्चर्ड था, सरकार पहले से थे। आप मुझे ये बताइए, सरकार को यह कैसे पता था कि हिंसा होगी, आगजनी होगी, मारपीट होगी, इसलिए फेशियल रिकॉग्निशन सहित सारी तकनीकें, मेटा के चश्मे, बाकी सारी चीजें वो तैयार रहे। ऐसी तैयारी सरकार की तो छात्रों के सामने नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की तैयारी इसलिए थी कि सरकार जानती थी कि ये कौन है और इनका असली इरादा क्या है। भारत में एक सीरियस, मोदी के काल का एक सबसे सीरियस रिजीम चेंज अप्रोच को, षड्यंत्र को ध्वस्त किया है और इस तरह से देश बचाया गया है। सर, जो आपने बोला, पूरी क्रोनोलॉजी समझाई आपने, वो समझ आती है। लेकिन जो राष्ट्रवादी है वो बोलता है हमें वो देखना है कि कॉकरोच वहां पे खड़े होकर क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं पहली विकेट गिरी है, अभी तो और गिरनी है, झुकने वाला जो है वो झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया। ये आपने सुना है वहां पर। और अब उन्होंने बोल दिया पूरे भारत में अब छात्रों के साथ हम मिलेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे और हम उनके लिए काम करेंगे। और जो दंगाई थे, हमने पता लग गया वो हमारे लोग नहीं थे, हम उसकी निंदा करते हैं। यानी कि जो इतना कुछ करवाया, खुद भड़काया लोगों को, उससे अपने हाथ जोड़ लिए और वहां पे बोलना शुरू कर दिया पहली विकेट गिरी है। आपको लगता है कि इस तरह से कंट्री चलेगा भी? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने अभी जो कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अब हम ये करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। योगेंद्र यादव ने क्या कहा कि लोकतंत्र और देश संसद से नहीं चलेगा, सड़क से चलेगा, चुनाव से नहीं चलेगा, हुड़दंग से, गुंडई से चलेगा। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या यह देश चलने देगा? देश में बहुमत किसका है? एविल और डेविल हमेशा एक साथ रहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एक साथ रहते हैं। आज भी इस देश में 55% वोट राष्ट्रवाद के खिलाफ है। ये कड़वी सच्चाई है राष्ट्रवादियों, सुनो, इसको सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। 40%, 42%, 45% वोट ही जाते हैं राष्ट्रवाद के साथ। सबसे बड़ी क्रांति, राष्ट्रवादी क्रांति जो अभी बंगाल में हुई है, वहां का उदाहरण ले लीजिए। आपके और टीएमसी के बीच में कितने का फर्क है? इस कड़वी सच्चाई को समझिए। जब उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो 25 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या अर्थ है? आप अभी भी अल्पमत में हैं।
भारत का राष्ट्रवाद केवल हल्की सी अंगड़ाई लिया है, उसका ये रिजल्ट है, ये पॉजिटिव है। जरा खुश भी होइए कि 2014 से एक हाथ उठाया और तीसरा टर्म आप देख रहे हो राष्ट्रवाद की सरकार की। लेकिन उसी के साथ कड़वी सच्चाई ये है कि 55% आज भी आपके खिलाफ हैं। उन 55% में 15%, 20% जो मजहबी हैं वो आपके हर जीवन में 7 जन्मों में आपके खिलाफ हैं, रहेंगे, उनको हटा दीजिए। फिर भी 30% पर अभी भी आपको काम करना है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप राष्ट्रवादी कभी भीमटा भीमटा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मत करिए। ये आपके उस बटोगे कटोगे के राह में रोड़े डालता है। जय मीम, जय जय भीम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या पहली बार यहां है? अरे भाई साहब, जब आपके देश का बंटवारा हो रहा था तो जोगेंद्र नाथ मंडल का भाई, जो पाकिस्तान का सबसे पहला शिक्षा मंत्री बना, वो जिन्ना के साथ जय मीम और जय भीम ही तो कर रहा था, जो आज चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जय मीम और जय भीम करते हैं ओवैसी के साथ मिलकर। तो तत्व हमेशा रहते हैं, वह तत्व आज भी रहेंगे। लेकिन अब सवाल क्या है कि उन्होंने कहा ना कि हम इन दंगाइयों के साथ नहीं हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, ये कहा ना। गवर्नमेंट ने बिल लाया ना। और एक चीज और, अब सरकार को डिफेंड करना छोड़ दीजिए जरा। मैं तो करता ही नहीं सरकार को डिफेंड, सरकारी आदमी थोड़ी ना, हम तो बीजेपी के मिसकाल वाले भी मेंबर नहीं ना, हम है ना सुमित। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था को सही होना चाहिए? होना चाहिए। आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूं, तमाम दर्शक हैं जो पिता हैं। इससे पहले मेडिकल की परीक्षाएं कैसे होती थी और कैसे पेपर बिकते थे? अब गेम समझिए कि जो बाहर का एलिमेंट था वो तो था ही, विदेशी मास्टर्स। लेकिन नीट की व्यवस्था से पहले इस देश में मेडिकल कॉलेजेस में 50-50 लाख, 40-40 लाख प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस लेके एडमिशन मिलते थे। अब जरा पता करिए कि नीट जब इंट्रोड्यूस हुआ तो विरोध सबसे पहले डीएमके का आया तमिलनाडु से, उसके बाद तब की महाराष्ट्र से आया जब उद्धव की सरकार थी। क्यों? क्योंकि इन तमाम कांग्रेसियों ने इतने तमाम सालों में हजारों हजारों मेडिकल कॉलेजेस के मालिक हैं प्राइवेटली, जो इतनी हैवी फीसेस लेते थे। नीट इंट्रोड्यूस करके धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री ने यह कर दिया ना, तय सरकारी फीस पर ही तुमको एडमिशन लेना होगा। कमर टूटी साहब, कहां 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, करोड़ करोड़ तक दिया है धन्ना सेठों ने अपने नालायक नाकारा बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। फिर उन्होंने गेम क्या खेला, कहा ठीक है अब तो सरकार ने हमारे हाथ पर बांध दिए, हुआ संतोष तो चल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक काम करते हैं, पैसा हमें दूसरी तरीके से निकाल लेना है। इन तमाम कॉलेजेस ने, दर्शक नीचे लिखें, बताएं ऐसा हुआ है कि नहीं, आपके दो के किसी के तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस तक होंगे, लिखिएगा जरूर। उन्होंने कहा कि हम छात्रों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन हमारे मेडिकल कॉलेज में लेगा, सरकारी फीस पर लेगा, रहना हमारे हॉस्टल में होगा, हमारे कैंपस के हॉस्टल में, और हॉस्टल की फीसेस 6-6 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए सालाना कर दिया, ताकि वो जो घाटा नीट से उनको हुआ है वो मिले। लेकिन सरकार ने अपना काम किया। ये माफिया भी इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा का एक घराना जिनके पास 7 मेडिकल कॉलेज हैं, बताया किसी ने आपको कहीं? इनमें से एक भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। डिंपल यादव और अखिलेश यादव पहले 2 दिन क्यों गए, उसके बाद क्यों भाग लिए? और अंतिम बात एक कर रहा हूं तमाम राष्ट्रवादियों से हाथ जोड़ के, जो कुछ भी प्रेशर कुकर की सीटी ये निकली है, पॉलिटिकली अनकरेक्ट एक बात कर रहा हूं सुमित जी, लेकिन आज नहीं कल इसकी क्लिपिंग काट के लोग रख लें और आने वाला समय बताएगा, और तब एक दूसरे को हम लोग बधाई दे रहे होंगे। नरेंद्र मोदी राजनैतिक रूप से इस पूरी हैपनिंग का राजनैतिक बहुत बड़ा लाभ लेने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 27 के उत्तर प्रदेश चुनाव में आपको दिखाई देगी। पंजाब से आपको चौंकाने वाली चीजें दिखाई देंगी।
जरा छोटी छोटी बातें पकड़िए। मुझे नरेंद्र मोदी फोन करके नहीं बताते, हम और सुमित जी जैसे लोग छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं। हम सबको एक चीज याद होगी, जब ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा, चूंकि समझाना बड़ा आवश्यक है, 2-3 मिनट हो सकता है ज्यादा हो जाए। सुमित जी, आप याद कीजिए, जब ये पूरा ड्रामा चल रहा था, अचानक किसान पंजाब के मार्च करने के लिए तैयार दिखे। फिर ये खबर आई कि निहंग भी आ रहे हैं, आए भी, लेकिन आपने उनके व्यवहार और कैरेक्टर में परिवर्तन पाया। घंटों घंटों के भीतर वो लठ बजाने के लिए तैयार थे कि अरे ये तो गुंडे हैं, इनको तो मारो। और कल का वीडियो देखिए, इस्तीफे के बाद भी एक निहंग आपको तस्वीर में पुलिस वालों के आगे उनसे मोर्चा लेते हुए दिखाई दे रहा है। भाई साहब, एटीट्यूड का ये परिवर्तन कहां से आ गया? इस पर ध्यान हम लोगों का क्यों नहीं जाता? पंजाब की धरती में राजनैतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे तरह की सोशल इंजीनियरिंग चल रही है। ये रिजल्ट आपको आगे दिखाई देगा। और अंतिम बात, तुम उस व्यक्ति को झुका लोगे जो तुमने इंस्टा पर पार्टी खड़ी की, मिलियंस सपोर्टर्स दिखाए। उस व्यक्ति ने 2 मिनट 42 सेकंड और 41 सेकंड के 2 वीडियोस के जरिए तुम्हारे उसी डोमेन पर तुम्हारे नंबर को खत्म किया, विश्व रिकॉर्ड बनाया कनेक्शंस की, और तुम उस व्यक्ति को उसके डोमेन पॉलिटिक्स और चुनाव में जाके चुनौती देते हो, देने की हसरत रखते हो। ऐसा नहीं होता है। तो किसान आंदोलन में जो हमने झुकते हुए देखा, बाद में पता चला कि यह षड्यंत्र बहुत बड़ा था। और आज आप देखिए कहां है किसानों के मुद्दे। आज पूरे देश का किसान किसान निधि लेके मस्त है। ठीक उसी तरह पूरे देश का हमारा बच्चा जो पॉजिटिव है, वह अब जो बिल आ रहा, जो रिफॉर्म हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में, उनको लेके मस्त होगा। अस्थाई हल है, और अस्थाई हल इसीलिए हमारे यहाँ फुंसी छोटी सी होती है। बहुत लोग कह रहे हैं कि फुंसी को फोड़ा क्यों बनने दिया। अरे साहब, फुंसी होती है तो उस पर मैक्सेल बांध के उसको पकाया जाता है कि वो पक जाए, और जब पक जाए तब वो फट जाता है। जो कुछ भी कल हुआ, जो कुछ भी किसान आंदोलन में हुआ, वो फुंसी को फोड़ा बनाया गया, बना के उसको फोड़ा गया। फोड़ने के बाद वो जख्म हमेशा के लिए सही हुआ। आज किसान आंदोलन कभी भी अब इस देश में पनप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह पूरे देश का आंदोलन नहीं था। एक तरफ किसान निधि, तो इसी तरह यहाँ पर छात्रों के हित में एक लंबा अगले समय का काम, और ये पूरे देश में घूमे, पूरे देश में विघटनकारी तत्व नहीं है, ईंधन नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही है कि इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन लिब्रांडो इतनी जल्दी हार मान जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये गंदे लोग जहां जाते हैं गंद ही डालते हैं, तो ये आगे जाकर भी गंद डालेंगे। देखते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है कि भाई एक एक जो है चीज़ों का हिसाब होगा। दूसरा बोला कि हम शिक्षा, मैं बार बार जब से आंदोलन था मैं बार बार बोल रहा था कि इसको होने दीजिए, कॉकरोचों को बढ़ने दीजिए, क्योंकि इससे जो एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी पिछले 12 साल में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं होने दी। अब इस आड़ में इसको ठीक किया जाएगा कि देखिए बच्चों की मांग थी, हमें एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना है, और सबसे पहले वहां पे चेंज क्या किया जाएगा, आपकी जो संस्कृति है वो आपको पढ़ाई जाएगी। अवनीश जी, मैं भी 1 मिनट ले रहा हूं कि हमारी जो संस्कृति है उसे छुपाया गया। हमें मुगल जो जानवर थे उनको पढ़ाया गया कि कितने ग्रेट थे, अंग्रेज कितने ग्रेट थे। अब वो चीजें डिलीट की जाएंगी, यही तो मांग है। मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूं, मैं हर रोज अपनी वीडियोस में बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर जो नेशनलिज्म है इतनी ज्यादा है, आप इनके देश के खिलाफ, मेरी वाइफ खुद चाइनीज है, मैं उसके सामने चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकता, वो मेरे टूट के पड़ जाती है। यहां तक कि हाथापाई की ये नौबत आ जाती है, तुमने मेरे देश के खिलाफ बोला कैसे। तो ये जो चीज है ये बचपन में पढ़ाई जाती है आपको, और हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जो बाहर से लोग आए थे वो ग्रेट थे, आप जीरो थे। आप सोच सकते हैं कि इजराइल के अंदर हिटलर नाम की कोई रोड होगी, लेकिन भारत में जो दंगाई थे, जो बाहर से दरिंदे आए थे, उनके नाम पे दिल्ली जैसी जो हमारी कैपिटल है उसके नाम पे सड़कें हैं। ये चीज जो है अगर डिलीट करनी है उसके लिए आपको एजुकेशन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, और इसलिए जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, और आगे जाकर और भी अच्छा होगा, ये मेरा खुद का मानना है। बट अवनीश जी, मैं इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा किसी और वीडियो में भी। जी मैं सिर्फ एक लाइन, मैंने 2 लाइनों से शुरुआत की थी, एक लाइन से अंत करूंगा। पहचान जाइए ये कौन थे।
महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा था, महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा था, वो शख्स किसी और के कांधे पे खड़ा था। मोदी जी ने वो कांधा पहचान लिया। मोदी जी ने उस कांधे के ऊपर चोट करके उसके षड्यंत्र को विफल किया है। Hats off to your analysis. Hats off to each and everything you have said. I hope लोग जो सुन रहे हैं उनको समझ आएगा कि पीछे षड्यंत्र क्या था। और ये जो कई बार मैं बोलता हूं, झुकना पड़ता है किसी को गिरवाने के लिए, वही काम अब हुआ है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत चीजों के खुलासे होने हैं। इतनी जल्दी ये मोदी है 370 इसी ने खत्म किया था जो सोचते थे हम लोग। अविनीश जी, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने कभी जिंदगी में सोचा था 370 होगा, राम मंदिर होगा या वेस्ट बंगाल हम कभी जीत सकते हैं? अगर वो सारे काम हो गए, यूपी को सीधा कर दिया, ये कॉकरोच क्या चीज है। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम। जय हिंद, प्रणाम।